So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, in this video we will cover our complete unit 4 of M3. ठीक है, तो यूनिट 5 भी हम जो है 6 भी है वो भी हम जो है बहुत ही जल्दी कवर करने वाले हैं. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन M3 का यूनिट 3 भी जो है हमारा वन शॉट में अवेलेबल है. आई होप सो यू हैव सीन दैट वीडियो. एंड यस, वो भी इसी फॉर्मेट में मैंने अपने नोट्स एक्सप्लेन किया था एंड यू ऑल गाइज हैव एंजॉयड इट, क्योंकि कम ही टाइम में हमने मोस्ट ऑफ सारे पीवाईक्यूज जो है वो कवर कर लिए थे. तो इस वीडियो के अंदर भी एक कम एक आपका पीवाईक्यू होगा एंड यस यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी सिंपली. एंड यस, बहुत ज्यादा इजी वे में विदाउट मतलब कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है ना हम वो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे. एंड यस यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजीली. एंड यस, ये टॉपिक जो है, ये यूनिट जो है, इसमें आप कंप्लीट स्कोर कर लोगे इफ यू जस्ट बहुत ध्यान से जो है ये वीडियो देखोगे. एंड देन ये नोट्स प्रेफर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं, वो आप जाके देखोगे. एंड मैं जो मास्टर सोल्यूशन प्लस एक्स्ट्रा जो है ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी. एंड यस, आई विल शेयर इट दो लाइक 3 to 4 days मतलब पहले आपके M3 के पेपर के. एंड यस, वो क्वेश्चन एंड आंसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज होंगे एंड दोज पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जो है ना समझ पाते हो. फाइन, तो ये बोलना था मुझे. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत ज्यादा सिंपल यूनिट है. मैं आपको बताऊं, देखो हमने प्रोबेबिलिटी डीएम में पढ़ा हुआ है. आप चाहो तो डीएम के भी लेक्चर्स में जाके मेरा प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं वो जाके आप देख सकते हो. बहुत ज्यादा सिंपली आपको जो है ना वहां से बेसिक समझ में आ जाएगा. एंड यस, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो जो टॉपिक है उस टॉपिक में से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. मेरे बोलने का मतलब ये है कि बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं. तो वो बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो है लिंक में आपको जो है दे दूंगी, या फिर आप डीएम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो प्रोबेबिलिटी वाला. एंड परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड ऑल, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे भी डिस्कस करूंगी, थ्योरी डिस्कस करेंगे हम. एंड व्हाट ऑल द थिंग्स आर देयर, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इजीली. तो इस ये मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी कि डीएम में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी की टेंशन हमें नहीं करनी है. एंड जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन से आते हैं, देखो एक टॉपिक है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, वो क्वेश्चन आपको आता है. देन आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें से क्वेश्चन, इन तीनों में से क्वेश्चन आना इम्पॉसिबल है. फाइन. देन आपके पास हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आता है. बस ये टॉपिक्स को छोड़ के और कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी के अंदर. एंड लेट टेल, अगर आप प्रोबेबिलिटी के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अच्छे हो तो बहुत इजीली ये जो है ना टॉपिक हो जाएगा. एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे होते हो या फिर आपको अच्छा नहीं लगता ना ये टॉपिक, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है. ये वीडियो देख के आपका यूनिट 4 कंप्लीटली निकल जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है. ठीक है, तो चलिए, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होंगे बिकॉज मैंने सारे पीवाईक्यूज लिया. अगेन आई एम टेलिंग यू. एंड यस, यही आप जो है करके जाओगे तो कंप्लीट यूनिट 4 आपका हो जाएगा. अब ये बेसिक थ्योरी है प्रोबेबिलिटी के बारे में कि सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इक्वालिटी लाइक आउटकम्स एंड ऑल. तो ये जो है आपके बेसिक है. ठीक है, तो इनसे क्या है ना, आपको थ्योरी में लाइक एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है. प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बायस थ्योरम, ये सब हमने जो है ना पढ़ा हुआ है. आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना ये आप देख के जा सकते हो फॉर्मूलाज. बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं. देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट कि आपका जो इवेंट ए है उसके अंदर ऑकरेंस क्या है. ऑकरेंस मतलब बार बार जो चीज आ रही है, तो वो प्रोबेबिलिटी हम उसको बोल रहे होते हैं. ठीक है, तो ये 2 बार लिख दिया, इसका आप टेंशन मत लेना. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो हमें डिजायर्ड आउटकम्स है, वो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. हम इनको कैसे लिख रहे होते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन, ऐसे लिख रहे होते हैं. ठीक है, देन यू हैव टू नोट एन इवेंट सक्सेस इन एस वेज. ठीक है, इन एस वेज मीन्स व्हाट, कि अगर सक्सेस हो रहा है तो ठीक है, किसी भी कंडीशन में सक्सेस होता है या फिर फेलियर होता है. आप कोई भी कंडीशन चेक कर लो. ठीक है, तो इवेंट के अंदर 2 चीजें हैं, सक्सेस और फेलियर. तो
हम सक्सेस को इन एस वेज जो है रिप्रेजेंट करते हैं एंड फेलियर को एफ वेज में रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो टोटल होता है वो बेसिकली एस प्लस एफ हो रहा होता है, ठीक है। तो जब टोटल एस प्लस एफ है तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए, इस केस में आपका फॉर्मूला देखो कैसा बनता है। इस केस में आपका फॉर्मूला बनता है सक्सेस अपॉन सक्सेस प्लस फेलियर। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में हमारा टोटल होता है, इसीलिए एस प्लस एफ को हम क्या बोल रहे होते हैं, एन बोल रहे होते हैं। यहाँ पे एस क्या है, आपका सक्सेस है, सिमिलर फॉर्मेट में आपका फेलियर का आता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपके जो है ना फॉर्मूलाज बन रहे होते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी, या ये याद रखो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज डिनोटेड बाय क्यू। हमेशा हम इस चीज को याद रखेंगे, जो भी सक्सेस की तरफ है या पॉजिटिव है या फिर हमारे डिजायर्ड चीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम सक्सेस एज एन सक्सेस प्रोबेबिलिटी बोल रहे होते हैं। एंड हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो हम उसको पी से डिनोट करते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होता है वो क्यू होता है। क्लियर नाउ, अगर हम इस प्रोबेबिलिटी और ऑफ सक्सेस को एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को ऐड कर देते हैं तो व्हाट वी विल गेट इक्वल टू वन आंसर, क्योंकि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जो होती है कंप्लीट प्रोबेबिलिटी वो वन के इक्वल होती है, ये हमें पता है। अब यहीं से पी का भी फॉर्मूला बन रहा होता है एंड क्यू का भी फॉर्मूला बन रहा होता है। तो क्यू का फॉर्मूला बेसिकली वन इधर ही रहेगा, पी राइट साइड में आ जाएगा तो इट विल बी वन माइनस पी, p इधर रहेगा तो इधर इट विल बी वन माइनस क्यू। सो दिस इज p एंड दिस इज q। ऑब्वियसली ये जो है फॉर्मूला आपको यूज करना है, लेकिन हाँ इससे अच्छी ट्रिक है हमारे पास इसको यूज करने की, लेकिन फिर भी आप इनको एज फॉर अ सेफ साइड आप इनको याद रख सकते हो। ये याद रखो, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे इवेंट की वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। टोटल की बात हमने की थी सक्सेस प्लस फेलियर की, तो हम 1 बोल रहे थे। क्लियर नाउ, सैंपल स्पेस जो है वो वन होता है, इट इज अ श्योर इवेंट, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, एवरीथिंग ये सारी थ्योरी आपको ऑलरेडी नोट्स में मिल गई है। एंड नोट्स M3 के तो बहुत पहले ही मैंने यूनिट 6 तक सारे अपलोड कर दिए हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको भी अभी भी ज्वाइन करना है तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हो, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड यस, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है दे ऑल नो की सारी चीजें जो है M3 से रिलेटेड तो पूरा आपका जो नोट्स है वो अपलोडेड है। बस 2-3 दिन के बाद जो है मैं बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बहुत हैवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उनको बोलूंगी, वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो वो आप जो है उसका वेट करना एंड यस आई विल अपलोड देम। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो M3 का प्रिपरेशन आपको सिर्फ वन शॉट देखना है, नोट्स जो है रिवाइज करने हैं एंड देन वो PYQs। चाहो तो आप पहले ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले खुद उनको सॉल्व करने का ट्राई करो, देन सोल्यूशन देखो। ऑब्वियसली विद द सोल्यूशन आई एम गोइंग टू अपलोड। एंड यस आपको जो MCQs हैं वो भी मैं उसके अंदर देने वाली हूँ। तो सारे MCQs आपके हर पर्टिकुलर यूनिट के MCQs एंड बहुत सारे MCQs जो है वो कवर होंगे। तो उससे उससे ज्यादा आपको जो है ना MCQs की प्रिपरेशन भी नहीं करनी होगी। तो MCQs वाला पार्ट भी आपका जो है कंप्लीटली ध्यान रखा जाएगा एंड यस टेलीग्राम चैनल पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। फाइन नाउ, बायस थ्योरम है, चलो ये बायस थ्योरम है, आप इसको चाहो तो जो है समझ सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है नॉर्मल नॉर्मल जो मैं बात कर रही थी ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कॉमन प्रोबेबिलिटी हमने डीएम में पढ़ी हुई है, उससे रिलेटेड जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहाँ पे एक दो रखे हुए हैं एंड देन वी विल गो ऑन टू द एक्चुअल पार्ट ऑफ यूनिट 4। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाद में आपको जाके इजी क्वेश्चन आए एंड आप उसमें अटक जाओ, इसलिए सी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2 cards are drawn from a shuffle card pack of 52 cards। फाइन, अब 2 कार्ड्स जो है आप निकाल रहे हो एंड वो कार्ड्स का जो बंडल है बेसिकली पैक है वो कितने का है, 52 कार्ड्स का है। नाउ आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट बोथ आर किंग्स, मतलब जो दोनों कार्ड्स आप निकालने वाले हो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों भी कार्ड्स आपके किंग आएंगे, है ना। तो उसके अंदर भी कंडीशन हमें क्या बोली है, इफ फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन एंड इज रिप्लेस्ड, मतलब आपने पहला कार्ड देखा एंड उसमें आपको किंग नहीं दिखा, आपने उसको फिर से रिप्लेस कर दिया उसी 52 शफल पैक के अंदर। समझ में आ रही है बात। फिर आपका दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब आपने फर्स्ट कार्ड निकाला, आपने नहीं देखा उसमें क्या है एंड आपने क्या कर दिया, उसको साइड में रख दिया, वापस आप उन 52 में से एक निकाल दिया, तो 51 कार्ड्स में से जाके जो है आप एक कार्ड फिर से निकालोगे।
समझ में आ रही है बात? तो ये रिप्लेस और नॉट रिप्लेस्ड वाला जो क्वेश्चन है, अब ये तो कार्ड्स के अंदर हम देख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कोई और सेंस में भी आ सकता है, रिप्लेस्ड नॉट रिप्लेस्ड वाला। तो इसका लॉजिक यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो, इवेंट ए हम जो है हमेशा पहले इवेंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इवेंट ये बना रही हूँ कि जो इवेंट है इज द इवेंट सिलेक्टिंग फर्स्ट कार्ड एज द किंग, एंड इवेंट बी इज द इवेंट सिलेक्टिंग सेकेंड कार्ड एज द किंग, ठीक है। तो दो ही चीज तो हमें करनी है, दो कार्ड्स हमें निकालने हैं, और मेरा पहला इवेंट ये कहता है कि हमने जो पहला कार्ड है वो किंग निकाला हुआ है, एंड दूसरा इवेंट कहता है कि मैंने जो दूसरा कार्ड है वो भी किंग निकाला हुआ है। क्लियर? नाउ सी, अब केस वन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो केस वन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की मैं बात कर रही हूँ, तो कैसे मैं निकालूंगी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। क्या कॉम्बिनेशन यूज होगा? सी, यहाँ पे आपका है 4C1, क्लियर, अपॉन 4C1 कहाँ से आया, मुझे ये बात बताओ। हमारे पूरे 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं? हमारे पास 4 किंग्स होते हैं, तो उन 4 किंग्स में से मैंने क्या किया, यहाँ पे A1 किंग ड्रॉ किया, इसलिए टोटल ऊपर आएगा, एंड सी के बाद नीचे जो आएगा वो आपका वो आएगा, लाइक आपने कितने कार्ड निकाले, तो टोटल C1, क्लियर। तो 4C1 अपॉन पूरे टोटल कार्ड्स कितने थे आपके पास? 52। उन पूरे टोटल कार्ड्स में से आप कितने कार्ड निकाल रहे हो? इस केस में 1 कार्ड निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ पे करा है, एंड इसी तरीके से आप PB निकालोगे, सेम सेम चीजें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। रिप्लेस कर रहे हो मतलब कि वापस से आपने क्या कर दिया, उस कार्ड को रख दिया, अब चाहे वो आपका किंग था या किंग नहीं था, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, वापस से वो कार्ड रख दिया, इसीलिए टोटल भी कार्ड्स उतने ही रहे और किंग वाले टोटल भी कार्ड्स उतने ही रहे, तो उनमें कोई जो है ना चेंजेस आए नहीं, इसलिए आफ्टर रिप्लेसिंग वाला जो फंडा है P ऑफ B का, वो भी सेम है आपके P ऑफ A से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। एंड इसके बाद हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ताकि हम जो है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का जो है ना आंसर कर पाए। फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन इज रिप्लेस्ड, तो बेसिकली आपको P ऑफ A एंड P ऑफ B को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली देखो, कैलसी से आप जो है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का जो है देख लेना पहले ही एग्जाम के, कि आपके कैलसी में आप कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना इसको, 4 इंटू 3 इंटू जो भी आप करते हो कॉम्बिनेशन एंड ऑल का, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेना। एंड जब आप इसको कैलसी से करके देखोगे तो ये आपको कुछ इसमें आंसर मिल रहा होगा, तो ये आपका आंसर जो है ये केस 1 का आंसर है, ठीक है। केस 2 का आंसर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने क्या कर दिया, आपने जो फर्स्ट कार्ड निकाला आपने वो अपने पास रख लिया, ठीक है। उसके बाद जो आप निकाल रहे हो सेकेंड, वो उन बचे हुए कार्ड्स में से निकाल रहे हो। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो टोटल रहेगा, क्यों? क्योंकि आप पहली बार जाके जो है निकाल रहे हो, ठीक है। तो 4C1 और 52C1 ये वही सेम है जो अभी हमने देखा, बट P ऑफ B यानी कि जो सेकेंड कार्ड आप निकालने वाले हो उसमें आपका एक कार्ड कम हो जाएगा, दोनों भी तरीके से, लाइक किंग में से भी एक कट हो जाएगा और टोटल में से भी एक कट हो जाएगा, तो किंग में से 3 बचे और टोटल में 51 बचे। अब इस केस में आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आंसर आपको मिल रहा होगा। सो दिस वाज योर कंप्लीट क्वेश्चन, एंड ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते हो अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले जो है ना आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB प्ले अ गेम ऑफ अल्टरनेट टॉसिंग, मतलब क्या कि आप अल्टरनेट टॉस कर रहे हो, एक कॉइन को जो है ना आप टॉस कर रहे हो, पहले ए टॉस करेगा फिर बी टॉस करेगा फिर ए टॉस करेगा फिर बी टॉस करेगा, ऐसे आप अल्टरनेट टॉसिंग कर रहे हो कॉइन की। वन हु गेट हेड फर्स्ट विन द गेम, मतलब कि दोनों में से जिसका हेड पहले आ गया, हेड तो पता है ना कॉइन में दो ही तो साइड्स होती हैं, हेड और टेल, तो जब हेड आ जाएगा, जिसका भी पहले हेड आ जाएगा वो गेम को जो है जीत जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो बी है वो गेम जीतेगा इफ ए हैज स्टार्ट द गेम, मतलब देखो कंडीशन को समझो, कंडीशन ये है कि ए जो है वो गेम को स्टार्ट करेगा और बी जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और जीतने की कंडीशन क्या है, जीतने की कंडीशन ये है कि जिसका भी कॉइन में हेड पहले आएगा वो जीत जाएगा। एंड ये भी हमें पता है कि अल्टरनेट टॉस करने वाले हैं, एंड पहले जब ए टॉस करेगा फिर बी टॉस करेगा फिर ए फिर बी, क्लियर है बात। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केस 1 हम ये समझ रहे हैं कि
जो द अबव गेम कंटेन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ट्रायल इन विच बी विंस द गेम। मतलब कि हम डायरेक्टली समझ रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी उसी चीज की निकालनी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि जो आपका बी है, बी ही आपका जो गेम है वो जीतेगा। ठीक है, तो इस केस में आपकी कंडीशन क्या है? ये तो हमें पता है कि आपको हेड लेके आना है। किसको हेड लेके आना है? सही बात है, आपके बी को हेड लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो क्राइटेरिया बनाएंगे, हम जो मतलब ना इसके अंदर एलिमेंट्स पुट करेंगे, ये इसी हिसाब से करेंगे कि जो बी है वो ही हमारा जीतना चाहिए, क्योंकि उसी चीज की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो देखो, पहले ट्रायल के अंदर, पहले ट्रायल में सबसे पहले ए ने क्या किया? कॉइन को टॉस किया, उसके पास आ गया टेल। हमें याद रखो, हमें किसको जिताना है? हमें जिताना है बी को। तो हर बार हम ये सोचेंगे कि ए जो है वो हार रहा है, तो ए जो है पहली कंडीशन में जब दोनों का जो है ना चांस हुआ, तो पहले एक ने ए का जो है उसको टेल मिला और दूसरे को जो बी है उसको हेड मिल गया। इसका मतलब आपकी कंडीशन क्या हुई? देखो, इस केस में आपकी कंडीशन हुई टी एच। ठीक है, अब सेकेंड ट्रायल में क्या हुआ? देखो, सेकेंड ट्रायल में ये हुआ कि पहले ए ने जो है ना कॉइन टॉस किया तो भी टेल आ गया, और बी ने किया तो भी टेल आ गया। ठीक है, अब सेकेंड चांस हो रहा है, सेकेंड चांस में ए ने किया तो टेल आ गया। अब हमें, मुझे पता है हर बार किसको जिताना है? बी को जिताना है, तो मैंने क्या कर दिया? बी को यहाँ पे हेड कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जब मैंने बी को ऐड कर दिया तो मुझे बताओ मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास ये आई कंडीशन टी 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 एच। ठीक है, तो ये आता है। अब देखो, अब इसके नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे। अब देखो, हमेशा हमने क्या किया? पहले ए, फिर बी, ए बी, ए बी, ए बी। तो यहाँ पे 4 है तो इसके बाद 6 आएंगे, इसके बाद 8 आएंगे, इसके बाद 10 आएंगे। अब इसी केस में थर्ड ट्रायल का अगर हम सोचेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, लेकिन हम यही समझ रहे हैं कि जो बी है उसको हेड मिलेगा हर चांस के बाद। हम ये प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ट्रायल की? तो ऑब्वियसली टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और हेड की भी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। हाफ का मतलब 50-50 होता है, टेल भी आ सकता है और आपका हेड भी आ सकता है। तो इस केस में 50-50 प्रोबेबिलिटी यानी कि हाफ हाफ। तो फर्स्ट के अंदर दो ही हैं, टी और एच, तो हाफ हाफ आप करोगे तो इसको कॉमन सी जनरल हम जो इसमें कनेक्शंस बना रहे हैं, कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, तो 1/2 इसका हम जो है आंसर बना लेंगे। अब सेकेंड ट्रायल मतलब कि देखो, आपके पास क्या है? 4 चीजें हैं, तो ऑब्वियसली 4 चीजों के लिए हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ हो जाएगा। एंड यहाँ पर टूज कितने हैं? 4 हैं, तो 2/4 हो गया। क्लियर? वैसे ही थर्ड ट्रायल के देखेंगे तो 2/6 हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ के लिए देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। वैसे फिफ्थ के लिए देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये सीरीज जो है, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की सीरीज जो है, ये चलती रहेगी। एंड ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेशन बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसका रेशो जो बन के आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंस क्या होगा? 1/2 ये डिफरेंस होगा। एंड 1/2 ऑब्वियसली क्या होता है? आपका 1/4 होता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम कैसे निकल के आएगी? 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन टोटल माइनस सक्सेस। ठीक है, 1 माइनस पी, तो नीचे आपका क्यू आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज योर कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। सी, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, आर अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम जो है वो आपकी ये निकल के आई। क्लियर? तो देखो, ये जो है आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैंने आपको बोला है कि आप जाके डीएम से रिवाइज कर सकते हो, इससे आपको जो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी आपके पास अगर टाइम है एंड आप एग्जाम से बहुत पहले जो है ये वीडियो देख रहे हो, तो आप आराम से जाके डीएम में वो वीडियो देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट से। अदरवाइज आप जो है सिंपल ये वीडियो देख लेना। अगर आप, अगेन मैं वही बोलूंगी कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको उसे अटेम्प्ट ही करना है तो। और चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें हम पढ़ने ही वाले हैं। फाइन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रैंडम वेरिएबल। फाइन, नाउ सी, ये पूरे डेफिनेशंस हैं एंड चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है। इट इज द रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ओवर अ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज अ नंबर डिटरमाइंड बाय आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कैसे? देखो, मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। आपने जो है टॉस किया है कॉइन को 2 टाइम्स। ठीक है, आपके पास एक कॉइन है, उसको आपने 2 टाइम जो है टॉस कर दिया है। तो आपकी सैंपल स्पेस कैसे बन के आएगी? 2 टाइम टॉस किया है ना, तो क्या आएगी? टी टी, टी एच, एच टी और एच
एच, ठीक है। तो ऐसी आपकी ये सैंपल स्पेस बन के आ रही होगी। अब जो है एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, ये हम क्या समझ रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। हर एक जो ये जो एलिमेंट है बेसिकली, इसमें जो है आपके नंबर ऑफ हेड्स हम काउंट करेंगे। तो मुझे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 0, तो 0 एक आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ हेड क्या है, 1, इसमें भी नंबर ऑफ हेड क्या है, 1, तो हम एक ही बार ले लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ हेड क्या है, 2, तो 0 1 2, एंड यहाँ पे आपका x क्या बन गया, 0 1 2। सो दिस इज नथिंग बट योर कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपने इतना समझ लिया, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अ रैंडम वेरिएबल x, अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल जो x है विद द वैल्यूज, ठीक है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पे 0 1 2 वैल्यूज है, तो वैसे ही xi मतलब कि कुछ वैल्यूज होंगी। नाउ वेयर i इज इक्वल टू 0 1 2 एंड ऑल, जैसे हमने यहाँ पे देखा, एसोसिएटेड विद द प्रोबेबिलिटी दैट इज p ऑफ xi, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 0 है यानी कि नंबर ऑफ हेड 0, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 2, इनकी भी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती होगी, है ना। कितने नंबर ऑफ हेड्स है, 0 नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन शॉर्ट हर एक रैंडम वेरिएबल की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। उस प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है, p ऑफ xi, हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो देन द सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ एलिमेंट्स, अब ये जो सेट हम बनाएंगे, सेट मतलब कि आपका यहाँ पे देखो रैंडम वेरिएबल है एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल है, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इस सेट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर एमसीक्यू में भी आ जाता है, अगर आपको डेफिनेशन भी आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। सेट किसका, प्रोबेबिलिटी विद द एलिमेंट्स आपका रैंडम वेरिएबल का और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल का, और इसी को पीडीएफ भी बोला जाता है। पीडीएफ मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इन तो छोटे छोटे टर्म्स को याद रखना, क्योंकि अगेन आपके M3 में आते हैं एमसीक्यूज एंड आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नाउ मैंने देखो ये जो नोट्स पूरे के पूरे जो है ना बनाए हैं, मैंने बहुत ज्यादा ध्यान देके कि एमसीक्यूज जो है आपके वो अच्छे से कवर हो जाए, तो वो सारे एमसीक्यूज को ध्यान में रखते हुए ही बनाए। तो अगर आपको एमसीक्यूज का डर है तो प्लीज उसको छोड़ देना। इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम माय साइड तो बहुत अच्छे से आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी कवर हो रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए पीडीएफ के बारे में हमने समझ लिया। पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। ये क्या होता है, सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सी सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेट ऑफ योर रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। कल क्लियर हो गई है बात। अब देखो फॉर पीडीएफ xi इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल एंड p ऑफ xi इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ में आ रही है बात, देखो एक एक करके चीजें हम कितनी अच्छे से समझ रहे हैं। तो जो xi है इसको हम पीडीएफ के अंदर क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, और p ऑफ xi जिसको हम अभी तक प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल बोल रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, यानी कि pmf इसको बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो p ऑफ xi यानी कि जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये बात याद रखना। नेगेटिव आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं होता है। और जो सम होता है सारे के सारे, अब जैसे यहाँ पे 0 1 2 हमने ऊपर देखा है ना, 0 1 2, तो इन सबका कुछ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा एक एक रैंडम वेरिएबल का। तो जब हम उनका समेशन कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी आपका जो आंसर है वो 1 आने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज को की हो टोटल हमेशा 1 होती है। क्लियर, तो ये हमने जो है नोट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, योर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना एंड ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा और जो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना, बस उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। सी लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विथ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। लेट से हम x1 x2 से लेके xn तक बोल रहे हैं एंड इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, xi बोलते हैं। ये क्या है, आपके रैंडम वेरिएबल से। अब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इवेंट में, अभी जैसे हमने हेड वाला क्वेश्चन देखा, उसमें हमने 2 कॉइन्स टॉस किए थे, तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल कितने आए, 3 आए। अब वैसे ही हम 4 करते, 5 करते, 10 करते, अगर कॉइन छोड़ो हम कुछ और ले लेते, डाइस ले लेते, तो रैंडम वेरिएबल तो कितने भी हो सकते हैं भाई। तो रैंडम वेरिएबल को हम बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं, xi से डिनोट करते हैं, जिसमें हमारा जो i है बेसिकली
वो आपका 1 2 से लेके n तक जो है होता है। और जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है उसके अंदर भी आपका आई जो है वो सेम काम करता है। क्लियर? तो वही है, यहाँ पे कुछ नहीं, हमने रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को यहाँ पे कंसीडर किया है। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये होता है, देखो जो आपने अभी पढ़ा वो ये होता है, क्या होता है? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से, हमेशा याद रखना, i इक्वल टू 1 से n तक, एंड xi यानी कि आपका रैंडम वेरिएबल, एंड p ऑफ xi यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो 0 का उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 का उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो उसका, ठीक है, उसके बाद प्लस। तो ऐसे xi p ऑफ xi प्लस xi p ऑफ xi, मतलब जो भी आप यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कंसीडर करोगे उसका रैंडम वेरिएबल प्लस मल्टीप्लाई करोगे उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के साथ, एंड ऐड करते रहोगे जितने भी रैंडम वेरिएबल है आपके पास। तो इसी को क्या बोला जाता है भाई? इसी को मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोला जाता है। कितनी सिंपल सी बात है। एंड हमेशा याद रखो यहाँ पे भी आपका जो समेशन बनता है वो आपका क्या होता है? हमेशा 1 होता है। एंड हम क्या बोलते हैं? ई ऑफ एक्स बोलते हैं। ई ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है उस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम क्या बोल रहे होते हैं? ई ऑफ एक्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। या फिर हम सिंपली क्या बोलते हैं उसको? मीन ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो चलो, ये तो हमने फॉर्मूला बना लिया, ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल ई ऑफ एक्स के लिए। अगर आपको फ्यूचर में जाके ई ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाए, ई ऑफ एक्स क्यूब पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे जो एक्स है उसको आपको उस पर्टिकुलर पावर से जो है ना यहाँ पे आपको कर देना है, पावर ऐड कर देनी है। क्या? एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का क्यूब, आगे आगे जाके आपको एक्स रेज टू 4 पूछा जाए तो आप यहाँ पे एक्स आई रेज टू 4 कर देना। सिंपल है बात। ये भी सारे एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो चलो, ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की बात होगी, एंड आपने फॉर्मूला भी अच्छे से समझ लिया कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है। अब वेरियंस, ये भी क्वेश्चन आपको आता है। तो वेरियंस यानी कि हमेशा याद रखो सिग्मा स्क्वायर, पढ़ा है ना यूनिट 3। एक बार अगर भूल गए हो ना तो फिर से जाके रिवाइज कर लेना, नोट्स हो तो उससे, नहीं तो वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, सिग्मा स्क्वायर आपका होता है वेरियंस। अब वेरियंस का हम क्या बोलते हैं? वेरियंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू स्क्वायर। याद रखना, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरियंस, वेरियंस इज एक्स, वेरियंस इज x एंड इट इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? या फिर हम क्या बोल सकते हैं? हम एक्सपेक्टेड वैल्यू x की निकालें एंड उसके पूरे का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये इन दोनों के क्या होता है? इक्वल होता है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आपका एग्जाम्पल में बोला गया ना, सी ऑल ऑफ द पी वाई क्यूज आर स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आपको अब ध्यान देना है। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन क्या है? अ डाइस इज थ्रोन वंस, आपने जो है डाइस को थ्रो किया है। डाइस पता है ना, डाइस से खेले हो आप सब लोग। या रैंडम वेरिएबल x is denotes the digit appear on the face of dice, ठीक है। तो x क्या है? रैंडम वेरिएबल, एंड रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी डिजिट आपके फेस ऑफ डाइस के ऊपर आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 4 5 6 क्या आया है, वो आपका इस वक्त क्या है? रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो कितना सिंपल आप इसको कर सकते हो, बस इतना सा आंसर है इसका, बस इतना सा आंसर है। देखो हमेशा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का जब क्वेश्चन आता है ना तो थ्योरी ज्यादा लिखने की कोशिश करना। यहाँ पे सिर्फ मैंने कैलकुलेशंस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको और थोड़ी सी जितनी थ्योरी आप चाहो उतनी ऐड कर देना, ताकि अगर वो 3 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस हिसाब से उसकी लेंथ होनी चाहिए। देखो मेन कैलकुलेशन के अंदर यही आपका देखा जाएगा। सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, उसमें रैंडम वेरिएबल एक्स रखोगे एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रखोगे। अब आपको पता है कि आपका एक्स यानी कि रैंडम वेरिएबल, इस केस में क्या है? आपके डाइस पे कौन सा नंबर आता है? डाइस में 1 से लेके 6 तक ही नंबर आ रहे होते हैं, और तो कोई नंबर आता नहीं है। तो आपको पता है कि आपके रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आप थ्रो कर रहे हो, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी, अगर 1 आ गया तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन टोटल, टोटल नंबर ऑफ योर जो भी आपने आउटकम्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो 1/6, 2 की भी अगर 2 आ गया तो सिंपल 2 ही आएगा ना, उसके साथ कोई और थोड़ी आएगा। तो 1/6 सेम सेम 1/6 1/6 1/6। अब आपका एक्सपेक्टेड जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक, लेकिन यहाँ पे n क्या है आपका? 6 है। तो बेसिकली आप 6 तक जाओगे एंड आप क्या करोगे? एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो यहाँ पे
1 × 1/1/6, फिर प्लस यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आएगा, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा मल्टीप्लाई, प्लस 2 × 1/6, 3 × 1/6, 4 × 1/6, 5 × 1/6 एंड 6 × 1/6। सबको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, आपके पास आंसर आया 3.5। दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है बात, बस ऐसे ही करना है आपको, सिंपल था ना मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का। और देखो अब आपको फाइंड आउट करने बोली है वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने बोला था इसका मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स डायरेक्टली आपको गिवन है, सामने से दे दिया है, देखो 1 2 3, और भाई और देख लो सामने से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी दे दिया है, क्या है 1/6, फिर 2/3, फिर 1/6। कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सिंपल। यहाँ पे आपका चेक क्या हो रहा है कि आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है या नहीं, बस। सोचो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, कितना सिंपल है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना। मैंने आपको क्या बोला है, स्क्वायर है तो सिंपली एक्स ऑफ आई के स्क्वायर कर दो, एंड क्यूब है तो एक्स ऑफ आई का क्यूब कर दो, एक्स आई रेज टू 100 है तो एक्स आई रेज टू 100 कर दो, ठीक है। तो ये आपको जो है बस ध्यान में रखना है। मुझे बताओ यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, 3 आ गए बस यार। एक्स आई यानी कि आपको 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, पी ऑफ एक्स आई यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का स्क्वायर नहीं करना है, ये बात याद रखना है। प्रोबेबिलिटी रहती है, यहाँ पे 4.33 समथिंग आपका जो है आंसर आता है। कितना सिंपल है, आधे पेज भी नहीं लग रहा है सोल्यूशन को, है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करना, थोड़ा बहुत जो है आप उसके अंदर थ्योरी लिख देना। नाउ सी दिस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। अभी आपने डाइस को जो थ्रो किया था वो वंस थ्रो किया था, अब आप जो थ्रो कर रहे हो वो ट्वाइस थ्रो कर रहे हो, ठीक है। अब एक्स क्या बता रहा है, एक्स आपका है रैंडम वेरिएबल, वो डिनोट क्या कर रहा है इस केस में, अब सम किसका, सम ऑफ डिजिट इन 2 रोज, ठीक है। मतलब कि दोनों भी जो आपने डाइस थ्रो करे हैं, लेट से एक डाइस में 1 आया है और एक डाइस में 2 आया है, तो 1 + 2 3 आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो सम डिनोट कर रहा है। क्लियर है बात, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना। सी कैसे आप निकालोगे, आपका वही टेबल आपको बनाना है, मैंने आपको बोला है एक्स अपॉन एक्स और पी ऑफ एक्स आएगा। अब आपको पता है कि जो डाइस है वो आप 2 बार थ्रो करने वाले हो, ठीक है। तो 1 से 6 तक एक बार होता है एंड 1 से 6 तक एक बार होता है, इसका मतलब आप 1 से 6 तक प्लस 6 से 12 तक जाओगे, यानी कि 12 टाइम्स 12 जो है आपके क्या आ रहे होंगे, रैंडम वेरिएबल्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो 1 से 12 तक हमारा बन गया एक्स। क्लियर। अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी है क्या, मुझे बताओ क्या आपके पास 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, एक, चलो दोनों आपने डाइस एक साथ थ्रो करे तो एक पे 1 आ सकता है और मिनिमम एक पे 1 ही आ सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक में 1 आ गया और एक में 0 आ गया, क्या डाइस के अंदर 0 होता है, नहीं होता है। तो एक आने की तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इसका मतलब 0 प्रोबेबिलिटी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियस सी बात है 1 और 1 एक ही बार आ सकता है ना। 1 और 1 क्या है, एक ही बार आ सकता है, आउट ऑफ क्या 36। देखो हम जब सैंपल स्पेस बनाते हैं दो डाइस की, हमने बहुत बार बनाई हुई है, तो वो जो सैंपल स्पेस होती है वो टोटल जो होती है वो आपका 36 होता है, ये याद रखना। क्यों, 6 × 6 की हम बना रहे होते हैं, आपने काफी बार उसका मैट्रिक्स भी बनाया होगा, तो वो जो है 36 टोटल होता है, इसलिए यहाँ पे 36 याद रखना। क्लियर। और 2 का जो सम है वो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। अब 3 का जो सम है, 3 का सम मुझे बताओ कितनी बार आ सकता है, 2 टाइम्स आ सकता है। अब 2 टाइम्स कैसे आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, आपका 1 एक में आएगा और दूसरी वाली डाइस में 2 आ जाएगा, दूसरे केस में फर्स्ट वाली डाइस में 2 आ जाएगा एंड सेकेंड वाली डाइस में 1 आ जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं 3, लेकिन इसका शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। मुझे बताओ कि आप मैक्स टू मैक्स कितना जो है कितनी बार कर सकते हो, कितनी बार आप अपने लाइक ऐसा समझो कि टोटल नंबर कितने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 6 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तक तो आप जाओगे इंक्रीमेंट करते हुए, उसके बाद आप जो है डिक्रीमेंट करते रहोगे 5 4 3 2 1 तक। अब ये जो लॉजिक है ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो अगर आप मैट्रिक्स पूरा ड्रॉ करो एंड उसके अंदर सारी सैंपल स्पेसेस लिखो जो भी आप जो है 2 डाइस थ्रो करने पे बनाते हो, ठीक है। तो वो जब आप करोगे तो आप इसका और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज आप सिंपल इतना याद रख सकते हो, एंड दिस इज व्हाट योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड इसी का जो फॉर्मूला है आप एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का अप्लाई कर सकते हो। 1 इंटू 0/36 यानी कि सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस करो, ऐसे ही आपको 12 तक करना है एंड यू विल गेट 7 एज द आंसर विच इज योर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये आपने सिंपल समझ लिया। इफ रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू x विद द प्रोबेबिलिटी दिस, अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगेन आपको रैंडम वेरिएबल दे दिया और इसकी प्रोबेबिलिटी दे दी, आपको एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, तो अब ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है। आंसर क्या आ गया? 2.8 आ गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कैसे आया था, द आउटकम ऑफ सर्टन एक्सपेरिमेंट, आपको एक x दे दिया है 1, ठीक है, x1 है 1, x2 है 2, x3 है 3, मतलब आपको यहाँ पे क्या दे दिया? रैंडम वेरिएबल्स दे दिए। आपको बोला है उनकी एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटीज, यानी कि p ऑफ xi है k, p ऑफ x2 है 2k, p ऑफ x3 है 5k। अब आपको फाइंड आउट करना है p ऑफ x लेस देन 2, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखो लेस देन 2 बोला है मतलब आप 2 को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ 1 को इंक्लूड करोगे, एंड जब 2 बोला है तो 2 को भी इंक्लूड करोगे, 3 बोला है तो 3 को भी इंक्लूड करोगे, यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन है तो। ये तो पॉसिबली आपको समझ में ही आती होगी ये बेसिक, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे हमें पता है कि इट इज ऑलवेज 1, तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? हम देखो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, देखो यहाँ पे k है, यहाँ पे क्या है 2k है, यहाँ पे क्या है 5k, तो बेसिकली k प्लस 2k प्लस 5k हम करेंगे तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के जो है ना लॉजिक से हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो भाई इसी लॉजिक से हमारा k भी तो आ गया, इसी लॉजिक से k आ गया, एंड जब k आ गया तो मुझे बताओ हमारे पास सबकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब देखो जब हमें p ऑफ x लेस देन 2 निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? p ऑफ x लेस देन 2 यानी कि सिंपली 1 की प्रोबेबिलिटी, p ऑफ x 1 की प्रोबेबिलिटी ना हमेशा 2 से कम है, इसका मतलब क्या है? 2 से कम है इसका मतलब 1 है, और 1 यानी कि p ऑफ x 1 है, तो सिंपली यहाँ पे 1 इंटू k आ जाएगा। क्यों 1 इंटू k आया? क्योंकि यहाँ पे देखो k है और आपका रैंडम वेरिएबल क्या है? 1 है। मुझे बताओ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूले में समेशन ऑफ क्या है? x इंटू p ऑफ xi, वही मैंने यहाँ पे किया है 1 इंटू k, तो आंसर क्या है आपके पास? 1/8। सिमिलर फॉर्मेट में x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि 1 2, ये दोनों भी केसेस आएंगे, तो 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k, क्लियर। तो बस यही यहाँ पे आप करोगे एंड यू विल गेट 3/8, एंड यही आप यहाँ पे भी करोगे फॉर 3 एंड यू विल गेट दिस। बच्चों वाले प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आपको अब तक लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट था यहाँ तक। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मेन टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स ऑफ आवर यूनिट, which is the first one, it is your binomial probability distribution। मेनली आपको जो सब लोग पढ़ाएंगे मे बी कॉलेजेस वगैरह में भी they will directly start from binomial probability distribution, लेकिन इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, उससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस पढ़े जो कि नॉर्मली जो है प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो रहा है उनके अंदर, एंड यस ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने सारा देख लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बहुत सिंपल है, अगेन मैं बोलूंगी ये तो ऐसा है कि जैसे आपने सेम क्या करते हो, आप सेम आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करते हो, लेकिन ये याद रखना कि आपको जो है कहीं पर भी जैसे अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल एक है, फिर आपके पास नेक्स्ट है पॉइजन्स, फिर उसके बाद आपके पास है नॉर्मल, तो इन तीनों भी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा कि आपको बाइनोमियल अप्लाई करना है या पॉइजन्स अप्लाई करना है या नॉर्मल अप्लाई करना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा लकी हो, एकदम ज्यादा लकी हो, तब भी आपको जो है एक आधा क्वेश्चन के अंदर बोल सकते हैं कि ये अप्लाई करना है, लेकिन मोस्टली 99% आपको बोला नहीं जाता है, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि उस क्वेश्चन में पैटर्न क्या है एंड आप कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो पहले पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल पढ़ने वाले हैं, एंड फॉर योर हैप्पीनेस मैं ये आपको बता दूं कि हम लोग सारे पैटर्न्स में आपको जो है ना ट्रिक बताऊंगी, कैसे आपको समझना है कि ये बाइनोमियल है, कैसे आपको समझना है पॉइजन है, कैसे आपको समझना है नॉर्मल है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पहले समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सी बहुत सिंपल याद रखो, बाइनोमियल, बाय का मतलब क्या है? टू, ऑब्वियस सी बात है टू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखो, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट और ट्रायल विच हैज ओनली टू आउटकम्स, ठीक है। और वो टू आउटकम्स कौन से हैं? आपका सक्सेस
और फेलियर। तो जब ये चीज की बात हो रही है, जब हम किसी सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में आपको हमेशा याद रखना है कि आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप यूज करोगे, ठीक है। और हमेशा हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम Q से डिनोट करते हैं। इन दोनों के टोटल का जो है हमारा 1 आ रहा होता है। एंड बाकी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो R क्या होता है, सी let us consider n such a independent trial each of which either result in success or failure to find probability of R success from n trials। तो चलिए ये बेसिकली R का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल हम R एज एन रैंडम कंसीडर कर रहे हैं कि वो अगर वो सक्सेस है तो क्या होगा एंड फेलियर है तो क्या होगा। बेसिकली हमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है, ठीक है, NCR P रेस टू R Q रेस टू n माइनस R, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या है जो रैंडम हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, R क्या है, ठीक है। N आपका है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, P आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड अगेन N और R सेम, ठीक है। तो N क्या है देख लो, आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड R इज योर नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूलेज नोट के अंदर लिखे हुए हैं। मीन, जो मीन आपका आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपका क्या आता है, मीन इज नथिंग बट NP। N इज योर नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड P इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सी हमने बहुत बार पढ़ लिए हैं, बहुत सारे 11th 12th में भी आपका अगर हुआ है प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें चीजें हुई भी है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन आपको फॉर्मूला नोट डाउन करने का काम करना है, ज्यादा डीप में जाना नहीं है। मीन क्या है आपका NP है, वेरिएंस क्या है देख लो, आपका वेरिएंस है आपका NPQ, मतलब सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को मल्टीप्लाई कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं, इस NPQ का ही क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला देख लिया, क्वेश्चन पे आ जाओ। अगेन आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs ही हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना, आपके मोस्ट ऑफ द PYQs कवर हो रहे हैं। नाउ ऑन एन एवरेज अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आर्टिकल्स, मतलब टोटल आर्टिकल्स हैं 10, तो सबसे पहले n की वैल्यू लिख ली 10। देखो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में एक फंडा याद रखो, लाइन बाय लाइन लिखते जाओ, जो भी आपको वैल्यू दिख रही है बस उसको नीचे गिवन में लिखते रहो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में जाके। आपके पास चीजें, जब आप क्वेश्चन पूरा रीड कर लोगे तो आपके पास गिवन ऑलरेडी आपके सामने होगा, ठीक है। तो जैसे कि बॉक्स में टोटल 10 आर्टिकल्स है, लिख लिए n इज इक्वल टू 10, इज लाइकली टू हैव 2 डिफेक्टिव। यहाँ पर आपके पास दो जो है बॉक्स के अंदर आर्टिकल्स वो डिफेक्टिव है। अब देखो यहाँ पे बात तो डिफेक्टिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, लेकिन आपको उसको क्या करना है, देखो आपको कंसीडर ही वो करने हैं, आपको प्रोबेबिलिटी ही डिफेक्टिव की फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि P, यही आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स कंटेनिंग डिफेक्टिव आर्टिकल्स, ठीक है। तो टू आ जाएगा ऊपर, टोटल कितने हैं, एंड अपॉन 10, टोटल आपके क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10, तो 2/10 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गया। अब जो Q का फॉर्मूला होता है, Q, अब देखो P का हमने सिंप्लीफाई किया, 1/5 आपके पास आंसर आ गया। अब Q की मैं बात कर रही थी, Q की क्या होगा, Q यानी कि यहाँ पे अगर ये सक्सेस है तो ये फेलियर है, मतलब यहाँ पे डिफेक्टिव है तो यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव है। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल्स क्या होंगे, जो कि इस सक्सेस के नहीं है। मतलब सिंपल इतना याद रखो, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P इसका फॉर्मूला है। अगर आपको ये याद रह रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सिंपल आपको पता है लॉजिक क्या होता है, 2/10, मतलब 10 में से कितने हमने यहाँ पे करे 2, तो बेसिकली आपको 10 में से 2 माइनस कर देने हैं, बचे कितने 8, तो 8/10 आपका यहाँ पे होता है। ये हमेशा लॉजिक जो है वो काम करता है P एंड Q के लिए, ठीक है। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो Q भी आपको मिल गया 4/5। अब मुझे बताओ, आपको तीन चीजें ही चाहिए थी, N, P और Q, बाकी R चाहिए, लेकिन अभी के लिए हमारे पास सिंपल, देखो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को रीड किया है, एंड यहाँ तक क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको सिंपल देखो P भी मिल गया, Q भी मिल गया और N भी मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है इसको करना है, ठीक है। नाउ चलो ये बात तो हो गई आपकी, क्लियर हो गई, Q भी आ गया। नाउ क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। इफ वी कंसीडर अ कंसाइनमेंट ऑफ 100 बॉक्सेस, मतलब कि ऐसा कंसीडर करो कि अगर आपके पास 100 बॉक्सेस है, एक बॉक्स की बात हुई थी कि एक बॉक्स में 10 आर्टिकल्स हैं, एंड उसमें हम सोच रहे हैं कि दो जो है वो डिफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर हम 100 बॉक्सेस की बात करें, इसका मतलब जो हम काम एक बॉक्स के लिए करेंगे, एट लास्ट हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एंड हमें जो चीज है वो 100 के लिए मिल जाएगी। पहले ही हमें n को 100 कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। Now, how many of them are expected to have 3 or less defective, मतलब कि किसमें 3 से 3 या फिर 3 से लेस जो है ना आर्टिकल्स डिफेक्टिव हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है किसमें, 100 बॉक्सेस में,
ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 और 3 से लेस क्या है, यही आपका R है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स कंटेनिंग 3 और लेस डिफेक्टिव आर्टिकल्स। तो आपका फॉर्मूला R इज लेस देन इक्वल टू 3। R क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपको फाइंड आउट किसके लिए करना है, देखो फाइंड आउट आपको किसके लिए करना है, फाइंड आउट आपको करना है 3 और लेस डिफेक्टिव, 3 या फिर 3 से कम। तो ऑब्वियसली आपका R 3 या फिर 3 से कम होगा। ठीक है, तो आपका R इज इक्वल टू 0 से हमेशा स्टार्ट करोगे। ठीक है, 0 से हमेशा स्टार्ट करोगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 तक आप जाओगे। ठीक है, अब एक एक के लिए आप P ऑफ R इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड आउट करोगे, देन 1 के लिए करोगे, देन 2 के लिए करोगे एंड देन 3 के लिए करोगे। तो 0 के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे, वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। R की जगह 0 डाल देना है। आपके पास N भी, आपके पास P भी, आपके पास Q भी, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास कैलकुलेटर है। आपके पास कैलकुलेटर है, जस्ट इस चीजों को पुट करो एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। सिमिलर फॉर्मेट में R आपका 1 है, कैलसी में पुट करो, यू विल गेट दिस वैल्यू। आपके पास R2 है, यू विल गेट दिस वैल्यू। R3 है, यू विल गेट दिस वैल्यू। फाइनली फॉर्मूले में आपको इन सबको प्लस करना है, तो एग्जैक्टली नीचे जाके आप इन सबको प्लस कर दोगे एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड फाइनल नहीं है, फाइनल ये सिर्फ किसके लिए आया है, सिंगल बॉक्स के लिए आया है। आपको किसके लिए चाहिए, 100 बॉक्सेस के लिए चाहिए। तो जस्ट इस पर्टिकुलर वैल्यू को 100 से कर दिया मल्टीप्लाई एंड अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आया, 88 बॉक्सेस ऐसे आए जिनमें 3 या फिर 3 से कम जो आर्टिकल्स हैं वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड यस इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपको आते हैं। कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल, बस बाइनोमियल है, मतलब दो चीजें होती हैं आपके क्वेश्चन में, या एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जब दो चीजों की बात होगी तो बाइनोमियल उसके अंदर आपका आ जाएगा। नाउ सी हियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/3। मतलब आपका एक लेट्स से एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक टारगेट को हिट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है 1/3। मुझे बताओ, जैसी एक वैल्यू आएगी आपको उसको गिवन में लिखना है। तो 1/3 क्या वैल्यू है, बिना नीचे देखे, आई नो आपने देख लिया है लेकिन बिना नीचे देखे, तो 1/3 यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपने यहाँ पे लिख लिया एंड जैसे ही P मिल जाता है Q डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेना। देखो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप ये फॉर्मूला जो शॉर्टकट है इसको अप्लाई करो। 1/3 यानी कि 3 - 1 करो, क्या है 2, 2/3 आ गया। ठीक है, अब इफ ही फायर्स 5 टाइम्स, इसका मतलब वो कितनी बार फायर कर रहे हैं, 5 टाइम्स फायर कर रहे हैं। तो आपकी टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए वो 5 आ गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ हिज हिटिंग टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, यानी कि कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार अगर वो हिट कर रहे हैं टारगेट को तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल सी बात है, आर आपको जो है गिवन है, क्या है गिवन, एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि एटलीस्ट का मतलब और एट मोस्ट का मतलब बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। एग्जाम्स के टाइम पे बहुत शांत माहौल होता है, उस वक्त आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और यहाँ पे बोला है ट्वाइस, यानी कि कम से कम 2 की बात हो रही है। कम से कम 2 यानी कि 2 होगा और 2 से ज्यादा, और एट मोस्ट 2 अगर हम बोलेंगे तो एट मोस्ट 2 यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2 यानी कि 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 से छोटा होगा। क्लियर है, इस बात को आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ये बोलना है अपने आप से, एटलीस्ट मतलब कि कम से कम, एटमोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा। तो एटलीस्ट का मतलब तो अब आपने समझ लिया। तो बेसिकली एटलीस्ट यानी कि कम से कम तो 2 होना चाहिए, इसका मतलब उससे ग्रेटर तो हो सकता है। तो P इज इक्वल टू आर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आपका आर आ जाएगा। एंड जब ये ग्रेटर आ गया तो मुझे बताओ 2 से लेके आप कहाँ तक जाओगे, टोटल n तक जाओगे। ठीक है, इन्फिनिटी मत बोल देना, टोटल आप n यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स तक जाओगे। तो जब ये ग्रेटर आ जाता है ना, तो ग्रेटर में एक छुपी हुई ट्रिक भी आ जाती है। पहले तो ये समझ लो 2 से लेके आप शुरू करोगे, 3 4 5 तक आप जाओगे, लेकिन क्या इससे अच्छा 2 3 4 5 निकालने से अच्छा मैं 1 माइनस P ऑफ R लेस देन 2 कर दूं। देखो अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इन्हीं का निकाल लेना। लेकिन इस केस में तो चलो काम बन जाएगा, लेकिन उस केस में क्या होगा जब आपके पास बहुत सारे होंगे P,
ठीक है। तो उस केस के लिए आप इसको समझ लेना, सी हमेशा आप क्या करते हो, 1 माइनस कर देते हो p, एंड यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो आप लेस देन कर देते हो, यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो आप ग्रेटर कर देते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इन सबको निकालने से अच्छा है कि हम उस एक का निकाल दें, है ना, एंड उसमें से उस 1 को जो है माइनस कर दें हम। ये 1 कहाँ से आया भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो सी दिस इज द थिंग। एंड जब हम लेस देन 2 का समझेंगे तो लेस देन 2 मतलब कि 2 नहीं, लेकिन उससे कम वाले आ जाएंगे, तो उससे कम वाले क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। सही बात है भाई। तो चलो यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस हो गए, एंड फॉर्मूला वही अप्लाई कर लिया आपने, एनसीआर पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस आर वाला। यू विल गेट दिस वैल्यू एंड यू विल गेट दिस एज द फाइनल वैल्यू। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2, मतलब मीन आपको गिवन है, वेरिएंस आपको गिवन है। अभी हमने वो फॉर्मूला देखा था एनपी वाला, एनपीक्यू वाला, अंडर रूट एनपीक्यू वाला, बस उसी का एप्लीकेशन है। आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी आर जो है वो साफ साफ लिख के बता दिया है, एंड आपको मीन और वेरिएंस भी दे दिया है। मीन और वेरिएंस देने का मतलब ये है कि अब एन आप खुद से निकालो, पी आप खुद से निकालो, क्यू आप खुद से निकालो, आर हमने आपको दे दिया है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मीन और वेरिएंस, मीन का फॉर्मूला है एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला है एनपीक्यू। अब यहाँ पे मीन 4 बोला है तो मतलब एनपी क्या हो गया, 4 के इक्वल हो गया, एनपी क्या हो गया, 4 के इक्वल हो गया। वेरिएंस एनपीक्यू है, इसका मतलब एनपीक्यू क्या हो गया आपका, 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एनपी आपका जो है एनपी एनपी दोनों भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, एंड सिंपल सी बात है, क्यू आपका क्या आएगा, क्यू विल बी दिस 1/2, ठीक है। क्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो सिंपली जब ये 1/2 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है 2 - 1 1, तो अगेन p भी आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब आपका p और q यहाँ पे क्लियर है, P और Q आपका क्या है यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब जब n की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है, किसी को समझ में आ रहा होगा तो इस टाइम स्टैम्प को डाल के मुझे कमेंट कर दो। आई विल डेफिनेटली कमेंट यू बैक कि वेल डन भाई, वेल डन। बस आगे जाके सोल्यूशन जब मैं बोलूंगी उससे ये बात नहीं बोलना। देखो सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे n p, n यहाँ पे क्या है, इफ आई एम एबल टू राइट, दिस इज p एंड दिस इज योर q, ठीक है। एनपीक्यू वाला कौन सा फॉर्मूला था भाई, वेरिएंस का फॉर्मूला था, राइट। एंड वेरिएंस आपको गिवन है, ठीक है, वेरिएंस आपको यहाँ पे गिवन है, वेरिएंस क्या है आपका 2 है, ठीक है, वेरिएंस आपका 2 है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू पी आपके पास है, क्यू आपके पास है, तो इस फॉर्मूले से आपने क्या निकाल लिया, एन निकाल लिया। ऐसे आपको फॉर्मूले को घुमाना है, एंड जो चीज आपके पास नहीं है वो निकाल लेनी है। पी हो गया, क्यू हो गया, एन हो गया, आर तो पहले से ही था, तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, मतलब आपको इन्फिनिटी तक बोला हुआ है, इन्फिनिटी तक बोला हुआ है नहीं भाई, n गिवन है, इसका मतलब 8 तक है, ठीक है। तो 8 तक है, तो बेसिकली 8 तक हम नहीं निकालेंगे, इतना कष्ट हम नहीं करेंगे, हम सिंपल 1 - p ऑफ r इक्वल टू 0, यानी सिर्फ p ऑफ r इक्वल टू 0 निकाल के 1 से माइनस कर देंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड ये रहा आंसर। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। देखो आपने अगर एंड सेम सीरियसली दिया होगा, मैंने ये यूनिट 3 में भी आपको बोला था, एंड सेम अगर आपने दिया होगा तो भाई आपने ये अंदाजा ले लिया होगा कि आपको पूरा का पूरा काम कैलसी का है। कैलसी ने धोखा दे दिया, मतलब आपने अगर कुछ भी गलत आपने उसमें डाल दिया तो पूरा का पूरा आंसर हो जाता है गलत, एंड पूरा आंसर जब गलत होता है तो पूरे आंसर के मार्क्स मिलते हैं आपको 0। तो इस केस में आपको इतना याद रखना है कि आपको एक एक चीज जो है कैल्सी में पुट करते हुए दिमाग खोल के, आंखें खोल के इसमें जो है ऐड करनी है, चीजें आपको अच्छे से जो है ना लिखनी है। ऐसा नहीं कैल्सी ने सही आंसर दिया, आपने लिखते हुए जो कॉपी करते हुए गलत लिख दिया। बहुत ध्यान से M3 का पेपर आपको सॉल्व करना है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि बहुत फास्ट आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। यूनिट 3 आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में अटक गए तो फिर वो ही ज्यादा टाइम ले लेगा, वैसे इतना टाइम आपका प्रोबेबिलिटी लेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 5 है, 6 है, सब में कैलकुलेशंस है, 6th में तो बहुत सारे कैलकुलेशंस है। तो जब कैलकुलेशंस इतने ज्यादा हैं तो टाइम भी आपको ज्यादा लगेगा, एंड आपको मैनेज उतना ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्ट सेकंड से ही, जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है, मत देखो कौन से क्वेश्चन है, आखिर सब सॉल्व ही करने हैं, पहले पेन उठाओ, पेपर उठाओ, शुरू कर दो जो क्वेश्चन आपने डिसाइड किया है उससे, ठीक है।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बस मैनेज करने का काम आपको अच्छे से कर लेना है, M3 में आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए ये हमने जो है यहाँ पे समझ लिया। नाउ से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब देखो ये आप जो है ना होमवर्क कर लेना, 20% ऑफ गोल्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है? वैसे भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पे अच्छे से जो है ना समझ के इसको लिख लेना, ठीक है? वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो है ना गलत लिखा हुआ है। सी ये जो है ना परफेक्ट इसका सोल्यूशन है लेस देन इक्वल टू 2, ये आप इसका परफेक्ट सोल्यूशन है R0 R1, ठीक है? यहाँ पे ये जो लिखा है ना इसको मत कंसीडर करना। क्लियर? यहाँ पे जो लिखा है वो कंसीडर करके कैलकुलेशन खुद से करके यू हैव टू टेल मी, ठीक है? नाउ लेट अस सी द सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज योर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। अब ये नाम ही कुछ अजीब सा लग रहा है ना, पॉइजन, जहर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस भी आएंगे ना आपको वो जहरीले टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे। तो वो नेगेटिव क्वेश्चंस को जो है ना आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा एंड फिर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होगा। बाइनोमियल की ट्रिक क्या थी? बाइनोमियल की ट्रिक यही थी कि जब आपको सक्सेस और फेलियर के बीच में काम करना है, बस तब आप क्या करोगे, तब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे। पॉइजन्स में ट्रिक क्या है? नेगेटिव चीजें आपको बोली जाएंगी, ठीक है? अब एग्जांपल्स देख के हम समझ लेंगे, लेकिन नेगेटिव चीज आपको बोली जाएंगी, तो उस केस में आपको कंसीडर क्या करना है? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी बहुत सारी चीजें सेम है। देखो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप मीन निकालते हो ना तो उसको जेड बोलते हो। मीन को क्या बोलते हो आप? जेड बोलते हो। एंड अगेन जेड का फॉर्मूला सेम है जो अभी पहले था, एनपी, ठीक है? और जो मेन मेन फॉर्मूला है भाई, मेन 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 फॉर्मूला आपके पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का नोट डाउन कर लो। पी ऑफ आर इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस जेड, जेड रेज टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है? देखो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मैं जो हूँ आपको मैंने फॉर्मूला शीट भी बना ली है यूनिट वाइज, वो यूनिट वाइज फॉर्मूला शीट भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। एंड जितने भी फॉर्मूलाज है ना, देखो यूनिट 5 में तो आप भयंकर कंफ्यूज होने वाले हो। यहाँ पे नहीं होगे, पढ़ते टाइम आप कंफ्यूज नहीं होगे, मेरी बात तो मानो। आप कंफ्यूज होगे पेपर के दिन, ठीक है? तो वो पेपर के दिन कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए मैंने बहुत सारे जो है ना ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ फॉर्मूले की एक शीट बना दी है, सिंगल पेज शीट। वो आप एक एक यूनिट की जो है ना मैं आपको अपलोड कर दूंगी, उसको प्लीज आप कुछ देखो या ना देखो, लेकिन एग्जाम से 2-3 मिनट जो आप बाहर शूज निकाल रहे होते हो भाई, उस शीट को अच्छे से देख लेना। मैं बहुत अच्छे से यूनिट 5 आपको बहुत ज्यादा ट्रिक से समझाऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी वो फॉर्मूला शीट जो है ना, एज एन ह्यूमन टेंडेंसी कि हम भूल जाते हैं, आपको शीट को लेके चलना है। चाहो तो आप उसका जेरोक्स ले लो, बाकी टेलीग्राम चैनल पे या जेरोक्स आप नहीं ले सकते, लेकिन आप वहां पे मैं पिन करके रख दूंगी आपको, वो आप जब भी जाओ बस मोबाइल में ओपन करके जो है ना देख लो, स्क्रॉल कर लो फास्ट फास्ट हर यूनिट का, बहुत अच्छे से वो जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? नाउ ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही थी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर z जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जो कि मीन है, वही z यहाँ पर है। अब ये e क्या है? e वही है जो होता है, क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल रेज टू माइनस जेड, जेड रेज टू आर, आर क्या है? वही है जो हम नंबर ऑफ सक्सेस हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा, और नीचे आर का फैक्टोरियल। एक बार मेरे साथ आप बोल सकते हो या फिर आप अपने पेन पेपर से लिख सकते हो भाई, e raised to minus z, z raised to r upon r factorial. Again, e raised to minus z, z raised to r upon r factorial. ये मत करना कि वहां पे जाके r raised to z आप कर दो, बिल्कुल नहीं। एक बार ही जेड ऊपर आएगा, उसके बाद वो ऊपर नहीं आएगा, याद रखो। वो एक ही बार जो है ना भाव खाता है, उसके बाद वो भाव नहीं खाता। तो जेड जो है वो हमेशा एक बार ऊपर आएगा फिर नीचे आ जाएगा। उसके बाद जब आर ऊपर लेगा, यानी कि आर जब भाव खाएगा, तो उसको तो हम नीचे ही डाल देंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर में ही डाल देंगे, तो अपने यहाँ पे किसी का भाव नहीं चलेगा। क्लियर? तो ई रेस टू माइनस जेड, जेड रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। याद हो गया फॉर्मूला? फाइन। अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है, जो वेरिएंस होता है, दोनों भी सेम होते हैं। एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो z रेस टू एनपी फॉर्मूला मीन के लिए भी है, वेरिएंस के लिए भी है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नहीं देखा। क्लिक हो रही है चीज? क्योंकि कहीं पर भी क्यू जो है वो है ही नहीं। जब क्यू है ही नहीं तो वेरिएंस के अंदर क्यू आएगा कैसे? है ना? तो एनपी जो है आपका वही फॉर्मूला मीन का भी रहता है, वेरिएंस का भी रहता है। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपका पीवाईक्यू ही है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटर पिंस। अब कॉटर पिंस क्या है क्या नहीं आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो इफ यू आर क्यूरियस, अदरवाइज छोड़ दो, कोई एक टाइप की पिंस है, ठीक है? A manufacturer of this cotter pins knows that 2% of his product is defective। मतलब वो मैन्युफैक्चरर जानता है कि 2% जो उसका प्रोडक्ट है वो क्या है? डिफेक्टिव है।
इफ ही सेल्स क्वार्टर पिन्स इन बॉक्सेस ऑफ 100 पिन्स, तो मतलब अगर वो एक बॉक्स के अंदर 100 पिन्स दे रहा है तो वो गारंटी ले रहा है कि उसमें नॉट मोर देन 5 पिन्स विल बी डिफेक्टिव इन अ बॉक्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5 पिन्स डिफेक्टिव हो सकती है लेकिन 5 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं हो सकती। ये इसकी उसने गारंटी ली है भाई, मैन्युफैक्चरर ने गारंटी ली है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने गारंटी ली है, किस चीज की गारंटी ली है कि उसके बॉक्स में जिसमें 100 पिन्स हैं उसमें 5 पिन्स से ज्यादा कोई पिन जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगी, इसकी उस मैन्युफैक्चरर ने गारंटी ली है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो मैन्युफैक्चरर ने बोला है वो सही नहीं है, उसकी जो गारंटीड क्वालिटी है वो फेल हो रही है। गारंटीड प्रोबेबिलिटी जो फेल हो रही है इसका मतलब उसने गारंटी क्या ली है कि नॉट मोर देन 5 पिन्स, ज्यादा से ज्यादा 5 पिन्स डिफेक्टिव हो सकती है। इसका मतलब हमें निकालना क्या है कि 5 पिन्स से ज्यादा आपके पास जो पिन्स हैं वो डिफेक्टिव हैं एक बॉक्स के अंदर। समझ में आ गई बात? सी नाउ, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब मतलब ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे लोग करते हैं वो ये है कि सब लोग क्या देख लेते हैं, नॉट मोर देन 5 पिन्स, नॉट मोर देन 5 पिन्स। ठीक है, यहाँ पे ये गलती मैंने लिख के बताई भी है। तो बेसिकली नॉट मोर देन 5 पिन्स का मतलब क्या समझ लेते हैं कि 5 पिन्स नॉट मोर देन मतलब कि लेस देन है। ठीक है, लेस देन है तो बस उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दो। लेकिन एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी, ये तो गारंटी करा है ना, आपको आपको वो फाइंड आउट करना है कि उसने फेल कर रही है, वो गारंटी फेल कर रहा है, मतलब कि इसका उल्टा। तो जब ये लेस देन इक्वल टू 5 हम जो है अज्यूम कर रहे थे, उसका ग्रेटर देन 5 आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको उसका अपोजिट फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको बोला गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गारंटीड क्वालिटी को फेल कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉइजन्स है तो इसके अंदर सिंपल आप फाइंड आउट करते हो जेड, जेड यानी कि आपका मीन। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला है एन पी का, एन आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो वही जो वैल्यूज आपको ओपन गिवन है वो आपने यहाँ पे लिख दी। नाउ सो बाय पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपने लगा दिया, सिंपल। अब आपके पास देखो, अब सिंपल आर मिसिंग है, आपने यहाँ पे नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला है 2 डाल के जो है जेड को पुट करके आपने यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको आर, आर तो गिवन है ना भाई, यहाँ पर आर, आर आपका क्या है, देखो यही तो है, P इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 5। तो जब आर ग्रेटर देन 5 है इसका मतलब आपको कहाँ तक निकालना पड़ेगा, n है 100 तक, तो मतलब कि आपको 5 से लेके 5 यानी कि 6 से लेके आपको 100 तक प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 माइनस पी, अब इसका आपको उल्टा कर देना है। तो देखो जब यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है मतलब इक्वल टू साइन नहीं है, तो यहाँ पे आपको साइन उल्टा करके इक्वल टू साइन लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे जब इक्वल टू होगा तो यहाँ पे आपको साइन उल्टा करके इक्वल टू साइन को हटा देना है। ये तो नॉर्मल चीज है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। सो यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 5 आप करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे 5 तक जाओगे। तो अब जो केस है बहुत ध्यान से सुनना, हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉर्मूला लगा रहे थे एनसीआर वाला, है ना, सी पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर वाला, तो वहां पर वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की जगह पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। और ये कौन सा लगाना है, देखो ये जो हमने जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट किया है, सिंपल आर की जगह 0, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो 1 माइनस कर रहे हो तो याद रखो ये पूरा ब्रैकेट है तो हर जगह माइनस जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल वैल्यू, क्लियर। तो ऐसे आप फाइंड आउट करते हो। देखो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कि पॉइजन्स यानी कि कुछ तो नेगेटिविटी हो रही है, जैसे यहाँ पे डिफेक्टिव है, आगे वाले क्वेश्चन में हम एक्सीडेंट्स देखने वाले हैं, तो ये चीजें मतलब कुछ तो नेगेटिविटी आपको उसके अंदर दिखेगी। एंड यस आपको ये जो है बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा इसके अंदर पक्का ये वाली मिस्टेक कर देगा कि r इज लेस देन इक्वल टू 5 निकाल के आ जाएगा, विच इज वेरी रॉन्ग आंसर। और ये याद रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला की जगह आपको पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है।
लगाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था ये। नाउ सी दिस, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन हाईवे ड्यूरिंग अ मंथ फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अब आप उन 1% बच्चों में आ गए हो जब आप बहुत ज्यादा लकी हो। ठीक है, अब बहुत लकी हो, आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको कौन सा यूज करना है, पॉइजन, एंड उससे भी मोर 10 टाइम्स ज्यादा लकी हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये वाला बोल दिया है। क्या सिंपल आपको बता दिया कि एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना कि आपको क्या फाइंड आउट करना है एंड कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। आपको बोल दिया लेस देन 3, बिटवीन 3 एंड 5, मोर देन 3 आपको फाइंड आउट करना है, मीन दे दिया है 5। क्लियर? तो जब अब देखो, मैं आपको सिर्फ एक केस करके दिखाऊंगी, अब दूसरे केस आप प्लीज खुद से ट्राई करना। ठीक है, या चलो, Z5 गिवन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, e रेज टू माइनस जेड जेड रेज टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। केस 1 क्या है, P इज आर, P ऑफ आर इज लेस देन 3, लेस देन 3 है। ठीक है, तो लेस देन 3 में सिंपल लेस देन आएगा, एंड लेस देन 3 है तो 0 से स्टार्ट 1 2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, 0 1 2, फॉर्मूला आपका आंसर क्या आ गया ये। अब प्लीज बिटवीन 3 एंड 5 के लिए फाइंड आउट करना है आपको, मोर देन 5 के लिए फाइंड आउट करना है। आंसर मैं दिखा देती हूँ, लेकिन आपको प्लीज बिना आंसर देखे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो चलिए, दैट वाज योर होमवर्क। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड, दैट इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग सेकेंड टाइम, एक टाइम पे पॉइजन्स पे ही थी मैं ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड माइक जो है वो मेरा बंद हो गया, एंड आई वाज जस्ट गोइंग ऑन, एंड अब मैंने पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा दिया, एंड आई वाज गोइंग टू स्टार्ट हाइपोथेसिस, बट कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ाना है, कोई बात नहीं। सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे आपको क्या बोला है, सी देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो एंड आपके दिमाग में चल रहा है कि सिंपल मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है, तो मैं जो हूँ बस इस पर्टिकुलर यूनिट को पास कर दूं, ठीक है, तो प्लीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ओनली फॉर दोस जिन्होंने एक दिन पहले आए हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर सिलेबस, ओनली फॉर दोस। अगर, क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकली आपको जा सकता है, लेकिन बिल्कुल है नहीं। ठीक है, जिनको समझ गया उनके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, जिनको नहीं समझा है उनके लिए आई एम टॉकिंग। एक बार आप देख सकते हो वीडियो, समझ में आ गया, 100% आएगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आया आपको नॉर्मल से करने का तो आप कर सकते हो। सी, अगर आप जो है बिल्कुल आप इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप जो है स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बाइनोमियल आप कर लोगे, पॉइजन्स आप कर लोगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, एक्सपेक्टेड जो आपका आता है एक्सपेक्टेड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक 1% केस के अंदर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्किप कर सकते हो, लेकिन आई एम टेलिंग यू बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं जो समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये बड़ा सा फॉर्मूला है इसका, लेकिन आपको इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, पहले ही मैं बता दूं, इसको ऐसे डेकोरेशन फॉर्मेट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, जो एक्स है यहाँ पे, ये अज्यूम वैल्यू है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लाइक हम क्वेश्चन पढ़ के इसको जो है अज्यूम कर रहे होते हैं। सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू है आपका मीन, और एफ एक्स है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो पीडीएफ जो हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला है। अब देखो, इसको आप कैसे तो भी याद रख लो, कैसे कुछ तो आप इसके अंदर जो है ना लॉजिक लगा लो, या 2-3 बार लिख के इसको आप याद कर लो। क्यों? एमसीक्यूज में आ सकता है, आता है। सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई, ई रेज टू माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रेज टू स्क्वायर। कुछ तो आप इसके अंदर लॉजिक ये लगाओ कि नीचे अंडर रूट 2 पाई है, ठीक है, इधर माइनस 1/2 है, एक्स माइनस म्यू है, ठीक है, होल स्क्वायर है आपके पास, नीचे सिग्मा ही है दोनों जगह डिनोमिनेटर में। ऐसा कुछ लॉजिक लगा के आप इसको जो है याद कर सकते हो। एंड मेन चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमें करनी है, वो हमें इस ग्राफ को बनाना है। अब इस ग्राफ को हम किस बेसिस पे बनाने वाले हैं, ये अब नेक्स्ट हम नोट में देखेंगे, लेकिन या ये ग्राफ के ऊपर आपके मार्क्स होते हैं, एंड ये ग्राफ्स आप बनाओगे ना, तभी आप इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को कर पाते हो। चलो, अभी मैंने आपको ये बताया कि आप फाइंड आउट कैसे करोगे कि बाइनोमियल है कि पॉइजन है कि नॉर्मल है। बाइनोमियल का मैंने आपको बता दिया, दो चीजें होंगी, सक्सेस फेलियर। आपको पता है आर आप सिंपली फाइंड आउट कर पा रहे होगे, गो विद द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर कुछ नेगेटिविटी आपको उसके अंदर नजर आ रही है, डिफेक्टिव एक्सीडेंट एंड ऑल, तो ये सारे आपके आ जाते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली फेलियर जो है दिख नहीं रहा है, तो जब जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको आपको स्किप करना है, तो उस केस में आप क्या करते हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हो। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ पे यूज करते हो, तो इसका सिंपल सिंपल आंसर ये है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल, नॉर्मली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल करके आपको अगर वर्ड दिख गया, मतलब
आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, ठीक है। बस ये बहुत बड़ा हिंट था एंड ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड एमसीक्यूज के लिए भी। या जो मैंने बोला आपको ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको यूज नहीं करना है। जो फॉर्मूला यूज आपको करना है वो है ये, क्या, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x क्या है, वही रैंडम वैल्यू जो हम अज्यूम करेंगे। म्यू क्या है आपका, म्यू है आपका मीन, सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। हमेशा याद रखो ग्राफ जो होगा आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उसको बोला जाता है नॉर्मल कर्व। और बहुत बहुत ज्यादा स्टार इंपॉर्टेंट नोट आपका क्या है, स्टार इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो आपका कर्व होता है वो बेल शेप कर्व होता है हमेशा, दिख रहा है ना, बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व। और हमेशा जो उसकी सिमेट्री होती है वो क्या होती है, मीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जो ये सिमेट्री यानी कि जो इस बेल शेप के बीच में से ये लाइन पास कर रही है ये क्या है, आपका मीन है, ठीक है। अब देखो इससे हम क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, सी इसमें आपको एरियाज जो है ना, कुछ एरियाज आपको गिवन होते हैं उनका आपको यूज करना होता है एट द एंड। लेकिन अभी के लिए समझो, इस क्वेश्चन को समझो। अज्यूमिंग दैट द डायमीटर ऑफ 100 ब्रास प्लग्स, ठीक है, आप सॉरी 1000, आपके पास है 1000 ब्रास प्लग्स, आपको उनके जो डायमीटर्स हैं उनको आपको यहाँ पे अज्यूम किया गया है टेकिंग फ्रॉम द मशीन एंड सी फॉर्म अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आ गया नॉर्मल कीवर्ड, ठीक है। बस यही नॉर्मल कीवर्ड से आपने समझ लिया कि आपको नॉर्मल, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो ना हो, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो ना हो, लेकिन आपको समझ गया कि अब क्या है आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो विद मीन, अब मीन आपको गिवन है तो सिंपली यहाँ पर आपने म्यू का जो है यहाँ पे लिख लिया। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा आपको गिवन है, आपने लिख लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ऑफ द प्लग्स आर लाइकली टू बी अप्रूव्ड इफ द एक्सेप्टेबल डायमीटर इज दिस, मतलब आपका एक्सेप्टेबल डायमीटर ये है, आपका एक्सेप्टेबल डायमीटर क्या है 0.752 प्लस माइनस 0.04, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो अज्यूम वाले x की वैल्यू है वो आपको 2 मिल गई ना, प्लस माइनस बता दिया यार इन लोगों ने, तो x1 आपको प्लस ले लेना है, x2 आपको माइनस ले लेना है, ठीक है। अब आप इसको माइनस करो, अब यहाँ पे 54 या 56 क्या आता है वो आप देख लो खुद से, लेकिन मेरा अभी यहाँ पे मोटो है आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने का। तो x1 जो है वो आपका कोई ये वैल्यू आई है, x2 आपकी कुछ ये वैल्यू आई है, सिंपल। अब देखो जब आपका फॉर्मूला ये है जो मैंने आपको बोला था z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब जैसे कि दो x हैं तो ऑब्वियस सी बात है दो z आपके आ जाएंगे, तो z1 आप फाइंड आउट करोगे। x जो है यहाँ पे मैंने कंसीडर जो कैलकुलेशन के वक्त किया है वो 56 है, आप मुझे करेक्ट बता देना एग्जैक्टली, ठीक है। 0.756 माइनस 0.7515, ये 7515 क्या है आपका म्यू, और नीचे सिग्मा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो इसकी वैल्यू आ गई 2.25 जो कि है पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ आप प्लॉट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ z, ये बात याद रखना। तो जब z1 मिला है वो पॉजिटिव मिला है, अब z2 मिलेगा जिसमें आपको ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है एंड यू विल गेट माइनस 1.75। अब ये जो वैल्यूज है आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन एज इफ यू चेक, अगर ये पीवाईक्यू होगा तो आपको ये मिल जाएगा। A1 यानी कि आपको एरिया 1 दिया है, एरिया 1 यानी कि Z1 का एरिया आपको दिया है 0.4878 और A2 का एरिया आपको गिवन है 0.4599। अब आपको आना है ग्राफ पे, सी हमेशा याद रखो आपको ये बेल शेप ही ग्राफ बनाना है, ठीक है, हमेशा बेल शेप ग्राफ बनाओगे। यहाँ पे सी ये जो बीच में लाइन पास हो रही है सिमेट्री में, मैंने आपको क्या बोला है, ये है मीन। और मुझे बताओ मीन क्या है, मीन क्या आपने फाइंड आउट किया है, सी मीन इज योर ईयर 0.7515, इसका मतलब ये जो मीन है ये क्या है 0.7515। ओके अब आपने यहाँ पे देखो ये Z1 है आपका, Z1 2.25, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव जगह आएगा। Z1 यानी x1 Z1 आप दोनों कंसीडर सेम करते हो। उसके बाद यहाँ पे ये है Z2 यानी कि x2 आप इसको कंसीडर कर सकते हो माइनस 1.75, तो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ ये आ गया। अब आपको A1 यानी कि ये आपको इस पर्टिकुलर एरिया की जो है वैल्यू गिवन है, इस पर्टिकुलर एरिया की आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है ये, ठीक है। और वैसी वैल्यू आपको A2 की भी गिवन है, ठीक है, A2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.4599। तो मुझे बताओ इसमें आपको फाइंड आउट ही क्या करना होगा, ये दोनों एकदम दोनों को क्रॉस हो गए ना, ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो बीच का एरिया यही तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बीच के एरिया को आप फाइंड आउट कैसे करोगे, दोनों के एरिया को प्लस करके। तो यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया है A1 प्लस A2 एंड इन दोनों एरियाज को आपने ऐड कर दिया, दिस इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी।
इतना सिंपल है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सी, एक सर्टेन एग्जामिनेशन 2000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है, एवरेज मार्क्स जो आपके आए हैं वो है 50% सारे स्टूडेंट्स के, यानी कि मीन आपको यहाँ पे दे दिया है। तो जब मीन दे दिया है 50%, तो परसेंट है तो ऑब्वियस सी बात है अपॉन बाय 100 एंड यू विल गेट म्यू एज 0.5। स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है 5%, 5% यानी कि 5/100 you will get 0.05. How many students do you expect to obtain more than 60% of marks supposing that marks are distributed normally? जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पे भी फुलफिल हो गई, नॉर्मली वर्ड आ गया है ना। तो बस इसी से आपने समझ लिया कि क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन मोर देन 60%। तो ऑब्वियसली बात है 60% ये एक वैल्यू है, तो ऑन 60% हम फाइंड आउट करेंगे एंड मोर देन के ऊपर हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, आपको x1 मिल गया, जो मैंने रैंडम वैल्यू आपको बोली थी x हमको फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे x आपको न्यूमेरिकल a की वैल्यू गिवन है 60%, तो यहाँ पे 60% आपका 0.6 आ गया। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करोगे z1 को। z1 कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑब्वियस सी बात है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एंड जैसे कि सिर्फ a की x1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये कुछ आपका फॉर्मूला बन के आएगा एंड यू विल गेट हियर 2। ठीक है, 2। तो अब ये जो 2 मिला है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। आप जब ये ग्राफ बना रहे हो, हमेशा बेल ग्राफ बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपको पता है। अब ये है बीच का आपका मीन, है ना। सिमेट्री में क्या होता है, मीन। मुझे बताओ मीन क्या है, 0.5 है, और ये 0.5 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये 0 पे होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। तो ये जो 2 है, इस 2 पे हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही आया है z1, हमें यहाँ पे प्लॉट ही z करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, 2, तो यहाँ पे है ये 2, हमने प्लॉट कर दिया। क्वेश्चन में हमें बोला है मोर देन 60%, जिनके मार्क्स 60% से ज्यादा है, तो 60% का जो है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल 2 आया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ग्राफ देख के पता चल रहा है मोर देन 2, यानी कि हमें क्या करना है, मोर देन 2 के पार्ट पे जाना है, मोर देन 2 के पार्ट पे जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इतना है इस पूरे ग्राफ का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ ये पार्ट को फाइंड आउट करना है ना। हमारा जो ये मेन पार्ट है, हमें इसको फाइंड आउट करना है, जो कि है मोर देन 2। ठीक है, तो मोर देन 2 के लिए अब देखो ये जो है आपको गिवन है, क्लियर। अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यस इट इज गिवन एंड ऑब्वियसली गिवन इन योर क्वेश्चन ऑल्सो। तो z इक्वल टू 2 पे आपको एरिया गिवन है, क्या है, 0.4772। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है ग्रेटर, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कैलकुलेट करना है मोर देन, तो x जो है वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 60% है। अब जब x की बात हो रही है, तो वही बात हम z के साथ करते हैं, यहाँ पे ग्राफ में जो वैल्यू आई है वो है 2, तो 60% के लिए वैल्यू क्या आई है, 2 आई है ना। तो वही बात हो गई, z x ग्रेटर देन 60% लिखो या z ग्रेटर देन 2 लिखो, सेम बात है। तो जब z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बजाय हम लेस देन 2 कर देंगे। तो जब हम लेस देन 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक तो हमारे पास 0 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, जो 0 है उसका क्या है, मुझे बताओ यहाँ पे जो ये 0 है ये क्या है, 0.5 ही तो है, 0.5 ही तो है। अभी आप इसको 0 कंसीडर करो या आप इसको 1 कंसीडर करो। ठीक है, इसको 1 भी कंसीडर हम कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1, अगर ये परसेंटेज है बेसिकली। तो सिंपल 1 की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेसिकली हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे जो है ये मीन है 0.5 और ये 2 है आपको गिवन 0.4772, तो हमने इनको कर दिया माइनस, एंड जब माइनस कर दिया, दिस इज द वैल्यू विच वी गॉट, विच इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड ये ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा, एंड जो एरिया है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गिवन क्यों है। अब यहाँ पे 2 का एरिया गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें समझ में आ गया कि गिवन क्यों है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, हम माइनस कर रहे हैं 0.5 में से ये वैल्यू को, तभी जाके हमें आगे की वैल्यूज जो है वो मिलने वाली है। Clear? So this is the thing and we got the answer as this. So this was your complete normal distribution. Now let us move on to the last and but not the least topic, yes, hypothesis. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा सिंपल भी है, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। आई विल शो यू कि इसको आप कैसे करते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर हम chi स्क्वायर टेक्स्ट को जो है ना समझ रहे होते हैं। सी, यहाँ पे ये देखो नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस को आप H0 से डिनोट करते हो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप H1 से डिनोट करते हो। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगी, chi स्क्वायर टेस्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो chi स्क्वायर टेस्ट
क्या होता है, सी का स्क्वायर टेस्ट के अंदर लेट x1 x2 x3 से xn तक बी n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। एंड ये जो है ये है फॉर्मूला काय का फॉर्मूला, काय का नहीं, काय CHI काय की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ये काय का फॉर्मूला है आपका, ठीक है, काय n, ठीक है। प्लीज इसको अच्छे से लिखना, ये x आपका दिखना नहीं चाहिए एग्जामिनर को। काय आप ऐसे लिखते हो, काय n इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक एंड xi का स्क्वायर। क्लियर है, ये याद रखना। एंड n आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का यहाँ पे देखो, अ रूल विच लीड्स टू डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ h नॉट और रिजेक्शन ऑफ h नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ रैंडम सैंपल इज कॉल्ड एज द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब कि आपका जो डिसीजन है वो कितना एक्सेप्ट हो रहा है, कितना रिजेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से जो है आपका रैंडम सैंपल जो यहाँ पे ऑब्जर्व होता है एंड दैट इज नथिंग बट योर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। सिंपल आपको देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ठीक है। बेसिकली एच नॉट क्या है, मैंने आपको बताया था, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अभी हाइपोथेसिस क्या होता है क्या नहीं, देखो बहुत ज्यादा बेसिक में हम नहीं जाएंगे थ्योरी के अंदर, मुझे पता है आपको क्या समझाना है, इसलिए मैं आपको उतना ही समझाऊंगी। क्लियर, एग्जाम ओरिएंटेड हम जो है ना चीजें यहाँ पे समझ रहे हैं। सी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमेशा ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन होता है। मोस्ट केसेस के अंदर आप क्या कंसीडर करते हो, 5%, अगर गिवन नहीं है तो। सी अब काई स्क्वायर टेस्ट का ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, वैसे तो ये याद रह ही जाता है। ये ओ आई क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आपने ऑब्जर्व करी है, और ई आई क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो केमिस्ट्री हमने किया हुआ है, कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं, कुछ हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती हैं। हमने एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल के लैब में जो किया है उसमें ऑब्जर्व वैल्यू कुछ अलग ही आई है एंड एक्सपेक्टेड कुछ अलग ही आती है ना। याद है वो वाली सिचुएशन जब हम हैंडल करते हैं, तो वही है ये, ऑब्जर्व वैल्यू क्या कुछ है और एक्सपेक्टेड कुछ है, तो उसमें हम ये काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं। याद रखो काई स्क्वायर होता है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से k तक एंड ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड ओ ऑफ आई माइनस ई ऑफ आई का होल स्क्वायर अपॉन ई ऑफ आई। ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेना, हमेशा नोट डाउन करो, ये आपको एग्जाम में भी आएंगे एंड यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में सॉल्व, एग्जाम का मतलब है एमसीक्यूज की मैं बात कर रही हूँ, एंड यहाँ पर भी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये काई स्क्वायर k माइनस पी माइनस 1, ये k क्या है, यहाँ पर ही जो k हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। k माइनस पी इज योर अगेन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, -1, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है काई स्क्वायर k माइनस पी माइनस 1 कॉमा अल्फा से। अब ये जो वैल्यू है ना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, वो गिवन वैल्यू से आप कंपेयर करते हो। समझ में आ रही है बात। सी दिस इज k माइनस पी माइनस 1 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको अच्छे से पढ़ना, देखो ये चीजें ना छोटी लगती है लेकिन एमसीक्यूज में आपको पूछी जाती है। फाइन, सी व्हाट हैपेंड, या ठीक है। बाकी p क्या कंसीडर कर रहे हो आप, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब वैल्यू ऑफ दिस अल्फा, अल्फा इज नॉर्मली टेकन एज दिस 0.05 0.01, ठीक है। लेकिन आप इसको नॉर्मली क्या कंसीडर कर रहे हो, आप ये कंसीडर कर रहे हो। फिर भी आप देखो यहाँ पे आपको गिवन होता है, मोस्टली चीजें आपको गिवन होती हैं। ये जो है स्टार नोट है, स्टार नोट है, ये आपको एग्जाम्स में लाइक एमसीक्यूज में भी आ सकता है एंड अगेन आई विल से एग्जांपल्स में आप इसी वजह से सॉल्व करते हो। देखो काई स्क्वायर k माइनस पी माइनस 1, ये जो आपने फाइंड आउट किया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू उस वैल्यू से जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, तब आप क्या कर देते हो, आप रिजेक्ट कर देते हो अपने एच नॉट को, आप रिजेक्ट कर देते हो अपने एच नॉट को एंड ये लिखते हो क्या, एट 5% एलओएस, ठीक है। बस इतना लिखने का काम आपको करना है। अगर ग्रेटर देन है तो आप रिजेक्ट कर देते हो एंड अगर लेस देन है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को। सी इन अ नेशनलाइज्ड बैंक यूटिलाइजर्स 4 टेलर विंडो टू पास सर्विस टू द कस्टमर, ठीक है। 4 टेलर विंडोज हैं। ऐसे समझो आप कस्टमर केयर के पास गए हो, कस्टमर केयर का ऑफिस है, ठीक है। आप पुराने जमाने में चले गए हो, कस्टमर केयर के ऑफिस में आप जा रहे हो, 4 आपके पास विंडोज हैं कस्टमर केयर की, ठीक है। अब सारे कस्टमर्स की जो है ना लाइन लगी पड़ी है। अब ऑन अ पर्टिकुलर डे 800 कस्टमर्स वेर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एक दिन की बात हो रही है जिसमें 800 कस्टमर्स आए थे। दे वर गिवन सर्विस एट द डिफरेंट विंडोज, यानी कि 4 विंडोज है, अलग अलग विंडोज पे उनको सर्विस दी गई और ये वैल्यू यहाँ पर काई स्क्वायर की गिवन है आपको, ठीक है। क्या वैल्यू गिवन है ये, अब ये लास्ट में हम जो है हैंडल कर रहे होंगे। तो विंडो नंबर है 1 2 3 4, पहले ये टेबल बना लिया है एंड यहाँ पे आपको गिवन है ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स। ये एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि 1 पे आपके कितने नंबर थे, 150, 2 पे कितने 250, 3 पे 170, 4 पे 230। ये क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स देखे गए, ठीक है।
अब हमें क्या टेस्ट करना है, वेदर द कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द विंडोज। क्या ये यूनिफॉर्मली है? ऑब्वियस सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमें इनको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट हियर वी वांट टू टेस्ट एच नॉट। तो एच नॉट क्या है? कस्टमर्स हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विंडोज के ऊपर। और एच वन क्या है? हम दो अलग केसेस कंसीडर कर रहे हैं, वैसे ही सक्सेस और फेलियर वाला है, लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब अलग है। एच नॉट यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर एक एक विंडो पे टोटल जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो इक्वल है। यहाँ पे एच वन यानी कि इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंडर एच नॉट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट तो हम यही करेंगे ना कि हर विंडो पे जो है इक्वल नंबर्स आए। तो जैसे कि 800 है, 800 कस्टमर्स हैं टोटल, तो हर इजी सी बात है कि 200 200 200 200 ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्वल क्वांटिटी में हर विंडो पे जो है आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब इस केस में आपको जो है यहाँ पे पैरामीटर्स गिवन नहीं है तो 0 कंसीडर करने हैं, और के आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, ये टोटल विंडो नंबर जो कि है 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है काई स्क्वायर के माइनस पी माइनस वन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 4 तक ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। बस, अब इतना सिंपल स्टेप है ना। आगे देखो, यहाँ पे आपका के है 4, पी 0 है एंड यहाँ पे 1 है, तो आपका यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, 4 माइनस 1 3 आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, आपको एक एक करके जाना है, समेशन है ना, तो पहले एक एक करके आप जाओगे। अब यहाँ पे देखो, आपका एक्सपेक्टेड क्या है, सॉरी ऑब्जर्व्ड क्या है, 150 है। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड देखो, पहले वाले का हम बात कर रहे हैं 150, तो ऑब्जर्व्ड में यहाँ पे आपने लिख दिया 150। और एक्सपेक्टेड क्या है देख लो, एक्सपेक्टेड में 1 में एक्सपेक्टेड क्या है 200, तो माइनस 200। अब उसका स्क्वायर कर देना है, सिर्फ न्यूमेरेटर का स्क्वायर है, ये याद रखना। और डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड तो क्या है 200, सेम आपको करना है। अब सेकेंड वाला क्या है 250, 250 माइनस 200, फिर थर्ड वाला क्या है 170, फिर 230। तो सिंपली आपने क्या कर लिया, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया एंड माइनस कर दिया आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से, एंड इन सबका समेशन कर दिया। ठीक है, तो जब आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे कैलसी का यूज करना है, एंड यू विल गेट दिस एज द काई स्क्वायर 3 वैल्यू। क्या वैल्यू आपको मिली है 34, और गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है 7.815। और हमने बोला क्या है, अगर हमारी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी अगर वो ग्रेटर हुई तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, जो आपने बोला है वो सही नहीं है। सो यहाँ पे देखो, हियर वी गेट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एज दिस, बट इट इज गिवन दैट काई स्क्वायर दिस इज दिस। तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ये ग्रेटर है हमारी कैलकुलेटेड, तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को एट 5% ऑफ एलओएस। ठीक है, कितना सिंपल था। ऐसे आपको करना है। सी, हमेशा ये कंक्लूजन लिखना, इन नेशनलाइज्ड बैंक दिस जो यहाँ पे बोला गया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग। एक और ये क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ये अगेन पीवाईक्यू, सी अमंग 61 ऑफ स्ट्रिंग्स 34 वेर रेड। ठीक है, 34 रेड है, 10 वर ब्लैक, 20 वर व्हाइट। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मॉडल द नंबर शुड बी इन दिस रेशो। ठीक है, ये बोला है इस रेशो में होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। और ऑब्जर्व्ड क्या है 34 10 20। आर द डेटा इज कंसिस्टेंट विद द मॉडल, 5% लेबल आपको बोला है, एंड ये वैल्यूज आपको गिवन है 2,0.05। ठीक है, तो ये आपको ये वैल्यू गिवन है। अब देखो सिंपल, आप एच नॉट कंसिडर कर रहे हो कि ऑफ स्प्रिंग्स ये है एंड उनका रेशो जो है ये है, और एच वन में हम कंसिडर करेंगे कि वो रेशो है ही नहीं। और टोटल कितने हैं आपके पास, एन क्या है 64। ठीक है, अब आप टेबल तैयार करोगे, क्योंकि टेबल आपको गिवन नहीं है, तो टेबल तैयार करोगे ऑब्जर्व वैल्यू का, एक्सपेक्टेड वैल्यू का। ऑब्जर्व्ड क्या है 34 10 20। अब यहाँ पे देखो, आपको रेशियो दिया है, तो हमेशा याद रखो 9 प्लस 3 प्लस 4 क्या आएगा आपके पास, 16 आएगा। आप करके देख सकते हो, ये टोटल है इस रेशियो का, तो बेसिकली वो 16 आपका हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा 9, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेड क्या है, तो एक्सपेक्टेड के अंदर 9/16 हो गया, इंटू 64 आप करोगे। 64 इज नथिंग बट योर दिस टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको आई 36। इसका मतलब एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड थे आपके पास 36 रेड ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड मिले कितने, ऑब्जर्व्ड है 34। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे आप 3 के साथ करोगे एंड देन ये रेशो 4 के साथ करोगे, तो आपके पास ये जो है 12 और 16 ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई। बस एक्सपेक्टेड मिल गया, ऑब्जर्व्ड मिल गया, अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको कर देना है पुट।
ठीक है, 1 से लेके 3 तक है तो k आपका 3, अगेन p आपका पैरामीटर्स मोस्टली 0 ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे पुट कर लिया एंड chi स्क्वायर 2 की आपको वैल्यू मिली है 1.444। मुझे बताओ गिवन क्या है? गिवन है 5.991। इसका मतलब अब जो हमने फाइंड आउट किया है वो लेस देन है, एंड जब ये लेस देन होता है हमारा फाइंड आउट करा हुआ, तब हम करते हैं एक्सेप्ट। है ना सिंपल? तो देखो इतना सिंपल था आपका chi स्क्वायर टेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये सारे टॉपिक्स इंडिविजुअल टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, लाइक बाइनोमियल की बात कर रहे हैं हम, पॉइजन्स की बात कर रहे थे, नॉर्मल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हाइपोथेसिस के अंदर chi स्क्वायर टेस्ट की बात कर रहे थे। तो ये खुद में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, एक एक के ऊपर पूरी पूरी बुक है। लेकिन हमें हमारे सिलेबस के अंदर क्या कर दिया, डायरेक्टली हमें ये टॉपिक्स को दे दिया। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास प्रायर बेसिक कोई नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्टली हमें काम करना है। अगर मार्क्स चाहिए तो आपको बिल्कुल भी इनके बायोडेटा में, इनकी अंदर डीप में जाना ही नहीं है। जो चीज मैंने आपको बताई, अगर आपने ये पूरा सेशन अच्छे से कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यूनिट 4 पूरा समझ लिया है। बस बात ये बची है आपकी कि आपको एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज देख लेने हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी, वो जो है आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, विद सॉल्यूशंस मैं डालने वाली हूँ। लेकिन मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हमें डायरेक्टली सिलेबस में आ गए, एंड जो ये डायरेक्टली सिलेबस में आए हैं ना, तो इनको एकदम से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिवाइंड करो, 2 बार रिवाइंड करो एंड उसको खुद से समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं समझ सकते इसको। अगेन मैं बोल रही हूँ ना, बेसिक से उठा के आपको डायरेक्टली डायरेक्टली आपको बेसिक बताया नहीं है, डायरेक्टली एडवांस में डाल दिया है। तो वो एडवांस वाली चीजें आपको खुद समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो खुद में इंडिविजुअल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो चीजें पढ़ ली हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, एंड मैंने बहुत ज्यादा जितना मुझसे हो सका है मैंने उतना सिंपल करके आपको ये समझाने की कोशिश करी है। एंड हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, सारी बहुत सारी का मतलब मोस्टली मोस्टली आपने आपको जो पता होना चाहिए ना एक टॉपिक को समझने के लिए, वो मैंने आपको सब बता दिया। बस आपको अब क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है एंड इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमेशा मैं बोलूंगी M3 के पेपर हो, मैथ्स का कोई भी पेपर हो, आपको एक दिन पहले बैठ के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपके हाथ के नीचे नीचे से जो ना सॉल्यूशंस जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो है आपका क्या है, मतलब सिनेरियो आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पेपर में डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। एंड मेरा जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे लेने का मतलब पीडीएफ से यही है कि मैं आपका टाइम सेव करूँ। मैं डायरेक्टली अभी इन सबको एक एक करके सॉल्व करने जाती तो ऑब्वियसली 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाती, आपको मिलता वही सेम जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे मेरे पास टाइम मिला आपको और ट्रिक्स एंड टिप्स बताने का। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स भी आपको बताई हैं फॉर्मूलाज याद करने की। एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल पॉइजन सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉर्मल समझ में नहीं आ रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इतना सिंपली मैंने आपको बताया आपको समझ में आ जाना चाहिए। और भी बहुत सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं एंड वो मैं जल्दी ही प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डालने वाली हूँ, तो यू कैन एक्सेस देम वेरी अर्ली। जस्ट आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। ये बात होगी नॉर्मल की। उसके बाद है हाइपोथेसिस। देखो काई स्क्वायर टेस्ट से 100% क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से हटके वहां पे बात हो रही है। तो काई स्क्वायर टेस्ट को भी आपको सुपर इंपॉर्टेंट वाइज करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा पूरा यूनिट 4 कंप्लीट। मुझे 2 बार वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, लेकिन मैंने जो है इसीलिए डीले हो गया, वरना तो मैं ये वीडियो कल ही पड़ जाती है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने और ज्यादा डीप में आपको जो है ना चीजें समझा दी। ओके, तो चलिए ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। द ओनली थिंग इज दैट प्लीज प्रैक्टिस, एंड जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाली हूँ उनको प्लीज देख लेना। एक गारंटी से मैं कह सकती हूँ कि इतना डीप में जो एमसीक्यूज मैंने आपको वहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स में डालने वाली हूँ, वो एमसीक्यूज एंड वो जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है वो वाले क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी सॉल्व्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज प्लीज गो थ्रू देम, एंड बहुत ज्यादा प्रीशियस कंटेंट है वो, तो प्लीज आप उसको जो है बहुत अच्छे से यूज करना। एंड ऑब्वियस सी बात है वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली हमेशा की तरह मुझे कमेंट्स आएंगे। आई एम श्योर कि यार दैट चैनल हेल्प द स्टूडेंट्स अ लॉट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज गो एंड ज्वाइन। ठीक है, आप हमेशा आप अभी तक
जो है पे करते ही आए हो चीज़ों के लिए, यहाँ पर भी यू कैन जस्ट ट्राई योर थिंग एंड ऑब्वियस सी बात है, आई एम डैम श्योर कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आपका यूनिट 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता देना। कहीं पे डाउट हो तो यू कैन जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर रिवाइजिंग। ठीक है, एक बार रिवाइंड करके आप एंड रिवाइज करके देख लेना उसके बाद। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।